Welcome back, student. Myself Pankaj Kumar, working as a assistant professor in the department of computer application from लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इन लखनऊ. सो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हम लोग WTO के बारे में सीखेंगे. बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, ठीक है. फिर ओरिजिन कैसा रहा WTO का, इसके बारे में देखते हैं हम लोग. तो सो आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द WTO. बेसिकली WTO आखिर बना कैसे है. WTO मतलब बना हुआ गैट से, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से, ठीक है. ये द सक्सेसर इज द WTO इज द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड विच वाज क्रिएटेड इन 1947. यानी कि जो हमारा गैट बना था, गैट, तो ये हमारा 1947 बना था, ठीक है. फिर हमारे पास एक मीटिंग काफ़ी 8 राउंड की मीटिंग हुई. 8 राउंड की मीटिंग हुई. उसके बाद हमारा कौन सा एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना जो कि परमानेंट बॉडी बन गया किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए. वो हमारा कब एग्जिस्टेंस में आया? 1 जनवरी 1995 में ये हमारा एग्जिस्टेंस में आया, 1 जनवरी, ठीक है. तो ये कौन से हमारा राउंड था? इसे हम लोग बोलते हैं उरुग्वे राउंड. द उरुग्वे राउंड 1986 टू 1994 ऑफ द गैट लीड टू द WTO क्रिएशन. जो कि एक गैट का क्या करता है, गैट जो कन्वर्ट होकर क्या हो गया WTO, यानी कि WTO का जो क्रिएशन हुआ इसी उरुग्वे राउंड के दौरान ही हुआ. WTO बिगन ऑपरेशन इन 1 जनवरी 1995, ठीक है. तो ये बेसिकली उसका स्टार्टिंग था. बेसिकली जो गैट था वो केवल गुड्स पे करता था, गुड्स पे ही अप्लाई किया जाता था. दूसरा, यहाँ पे किसी भी इंटेलेक्चुअल यानी कि IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कोई भी बात नहीं की गई थी. तो ये सारी जो कमियां थी, जो इसका जो लिमिटेशन था, उसको इम्प्रूव किया. उसको इसको हम लोगों ने मेंशन किया. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, फिर सर्विसेज, और जो सर्विसेज को भी मेंशन नहीं किया गया था. तो इन सब चीज़ को हम लोगों ने किस में ऐड किया? WTO के अंदर. तो हमारा अब जो WTO बन गया, उसके अंदर WTO के अंदर हम लोग क्या बेसिकली डील करते हैं? गुड्स को डील करते ही हैं, फिर उसके बाद सर्विसेज को भी डील करते ही हैं. फिर हमारे पास क्या आ गया? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है. सर्विसेज जो कि किसी सेकेंडरी प्रोडक्ट से उसको हम लोग यूज़ करके एक टर्सरी नाम का प्रोडक्ट बनाए, जिसको कि जैसे एज ए डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद लोग क्या करते हैं? डॉक्टरी का अपना एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं. फिर अपना या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, या अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं. तो ये भी क्या है? एक सर्विस सेक्टर का एक एग्जांपल है, ठीक है. जैसे किसी भी चीज़ को समझ के वो अपना एक सर्विस देना शुरू कर दिया. या सपोज़ करिए एक टिफ़िन वाला था, या एक जनरली कोई खाना बनाने वाला था. वो पहले अपने लिए खाना बनाता था, ठीक है. और वो बेसिकली खाना अपने लिए बना के और वो खुद से ही खाता था उसे. फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ तो इसको बेचना शुरू कर दूँ. तो वो मार्केट से रॉ मटेरियल को पिक किया, उसने खाना बनाया, और फिर जाके उसको टिफ़िन सर्विसेज की तरह यूज़ करने लगा. तो वो क्या हमारा कहला गया? सर्विस सेक्टर, ठीक है. तो सर्विस सेक्टर हमारा कहलाने लगा. तो उस केस में वो हम उसे क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर बेसिकली ये होता है किसी रिसोर्स का हम लोग बेसिकली यूज़ करके किसी रिसोर्स का बेसिकली यूज़ करके कुछ भी किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करना उस सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाता है, ठीक है. तो फिर ये WTO के अंदर हम लोगों ने सर्विसेज को भी ऐड किया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कि कोई एक ऐसा क्रिएशन या इनोवेशन हुआ है जिसको कि हम लोग मानते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. तो उस केस में उसे उस तरह का अगर कोई डुप्लीकेट
आर्टिकल या कोई भी इन्वेंशन होता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसे रोकेंगे। तो ये भी चीज़ WTO में मेंशन की गई, ठीक है। जैसे कि किसी ने इस केस में हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ। 20 साल या 25 सालों का एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये हम लोग 20 सालों तक एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसकी जो है रॉयल्टी आपको 40% हम लोग पे करेंगे, गवर्नमेंट इसे पे करती है क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत से उस चीज़ को बनाया होगा, तो इस कारण से गवर्नमेंट उसको क्या पे करती है, एक रॉयल्टी पे करती है। तो उसे हम लोग उस केस में रखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केस में। तो ये सब सारी कमियां थी जो गैट के अंदर हम लोगों ने मेंशन, जो गैट के अंदर एक एग्रीमेंट बेस्ड था, यानी कि परमानेंट उसकी बॉडी भी नहीं थी, ये केवल एक बायलेटरल ट्रेडिंग पे था, और यहाँ पे गुड्स की ट्रेडिंग के बारे में ही लिखा हुआ। तो ये सब चीज़ें इसकी कमियां थी जिसको कि दूर करने के लिए WTO आया कि इंटरनेशनल जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेडिंग कर रही होगी तो उस केस में ये सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हमारा जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, द एग्रीमेंट एस्टेब्लिश द WTO कॉमनली नोन एज मार्कस एग्रीमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कस एग्रीमेंट बोलते हैं। बेसिकली जो एग्रीमेंट इस पर साइन किया गया, मार्कस एग्रीमेंट वाज साइन इन मार्कस इन मोरक्को 1994, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक WTO का किस तरह से क्रिएशन हुआ, ये हिस्ट्री क्या था, तो हम लोगों ने ये सीखा। अब WTO का जो इंट्रोडक्शन है ये है। फॉर्मेशन इसका बेसिकली हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 1 जनवरी 1995, जो कि अभी से ये 27 ईयर हो गया है इसका। इसके अंदर मेंबर कितने हैं अभी, 164 मेंबर हैं, ठीक है। अभी जो सबसे लास्ट मेंबर वो रहा है अफ़गानिस्तान रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है, ठीक है। लास्ट मेंबर अफ़गानिस्तान रहा, 164 मेंबर, ठीक है। इसके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वर ये बेसिकली मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको वोट देने का कोई राइट नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर इसलिए बनते हैं क्योंकि ये आने वाले सालों में क्या हो सकते हैं कि इस WTO के अंदर परमानेंट मेंबर बन सकते हैं, परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो जो इंटरेस्टेड रहते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ मतलब ऑब्जर्वर के लिस्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी 25 कंट्री हैं जो कि हमारे क्या हैं अभी रिसेंटली ऑब्जर्वर के कैटेगरी में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर बना था 1947 गैट। 1947 में ये मेंबर गैट का भी था। उसके बाद ये सक्सेसर हो गया, तो उस टाइम पे भी ये इसका मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट बन ही गया था। इंडिया ने जैसे ही मार्कस एग्रीमेंट को साइन किया, उसके बाद बेसिकली पूरे वर्ल्ड में ये होता है, एशियन कॉन्टिनेंट में बेसिकली ये होता है कि सब वेट करते हैं इंडिया का। बेसिकली इंडिया पे लोगों का ट्रस्ट होता है क्योंकि ये काफ़ी अपने दिमाग से या अपने विवेक को यूज़ करते हुए किसी भी ट्रेड को साइन करता है, अपने लोगों का इंटरेस्ट भी लेके ये साइन करता है। तो जैसे ही एशिया में इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में एक तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे 1991 में, जिसमें कि इंडिया के पास केवल 7 दिनों के ही सारे रिसोर्स बचे हुए थे। तो उस केस में इंडिया मदद के लिए IMF गया, तो IMF ने बोला कि देखो ऐसा है कि हम तुम्हें लोन अब तभी प्रोवाइड करेंगे जब तुम इस तरह के एग्रीमेंट पे साइन करोगे, ठीक है। यानी कि जो मार्कस एग्रीमेंट था WTO का, उस तरह के एग्रीमेंट पे अगर आप साइन करते तभी हम आपको लोन पास करेंगे। तो इंडिया ने बोला, इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उस केस में इंडिया ने उसको साइन कर दिया। उसके बाद WTO ने इसका जो एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया, उस एग्रीमेंट को पूरे एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री को दिखाया कि देखो इंडिया ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है, तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही WTO ने उसका यूज़ किया, तो उस एग्रीमेंट पे जो साइन किया था इंडिया ने, उसे दिखाया, तो उसके बाद बहुत सारे कंट्री ने जाके उस WTO को ज्वाइन कर लिया। तो उस टाइम पे टोटल शायद 123 या 128 मेंबर हो गए थे जब इंडिया ने साइन किया उसके बाद। तो ये कुछ उसके बेसिक इंट्रोडक्शन थे कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, मेंबर इसके कितने हैं 164, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है।
लास्ट मेंबर अफ़गानिस्तान रहा, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वर 25 हैं, हेडक्वार्टर हमारा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। इंडिया जो इसका फाउंडिंग मेंबर रहा 1947 से ही, जो जिस टाइम गैड बना था, अब जो सक्सेसर ये इसका हो गया है WTO। तो ये सब कुछ हम लोगों ने सीखा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे WTO के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी WTO का कौन सा है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। द हाईएस्ट, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द WTO इज़ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच मस्ट मीट एट, जो कि हर एटलीस्ट एवरी 2 ईयर, मतलब प्रत्येक 2 ईयर में हमें, प्रत्येक 2 साल बाद या 2 साल के लगभग हमें मीटिंग करना पड़ता है। उस मीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग। 2022 में द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट मोस्ट रिसेंटली इन द जून 22 इन द जेनेवा, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ 2022 का जून में, जो कि जेनेवा में हुआ, बेसिकली वहाँ पे हम लोगों ने फिशरी, जो इंडिया में फिशरी प्रोडक्शन किए जाते हैं, यानी इंडिया जो आपने सुना होगा यहाँ पे कि इंडिया इस केस में अपने फिशरी एग्रीकल्चर में क्या करता है, लोगों को सब्सिडी देता है, सब्सिडीज़ देता है। तो उस केस में इंडिया इस मीटिंग में गया था, उसके मेंबर्स, मतलब जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग यहाँ पे बैठे थे। तो यहाँ पे जब उन्होंने जब मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ तो उन लोगों ने अपना बात रखा कि जब सब्सिडी की बात है तो वेस्ट कंट्री बोली कि आप तो ऑलरेडी सब्सिडी दे ही रहे, फिर फिशरी में भी आप सब्सिडी चाहते हैं। तो इंडिया ने अपना बात रखा कि हम लोग के यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम लोग फिशरी प्रोडक्शन में भी थोड़े पीछे रहते हैं। इस कारण से हमें अपने फार्मर को सब्सिडी देना पड़ता है, क्योंकि वो सब्सिडी देने से उनको थोड़ी सी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। तो इस चीज़ का जो अदर कंट्री, यानी कि डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया। तो इसी मीटिंग में इस फिशरी जो सब्सिडी दिए गए थे, तो इनका ये कहना था कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, क्योंकि फिशिंग इंडस्ट्री में भी लोग क्या कर रहे हैं, अब जाके सी को काफ़ी ही डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में भी डेवलप कंट्री ने ये बोला कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन का, जो एशियन कंट्री है वो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हुआ कि इस मीटिंग का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। होपफुली कुछ रिज़ल्ट पॉजिटिव रहे, कुछ रिज़ल्ट हमारे पास नेगेटिव रहे। तो उस केस में हमें यहाँ पे इस बात को ध्यान देना पड़ा। तो ये जो हमारा जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग था, जो कि रिसेंटली 2022 जून में जिनेवा में हमने किया था, ठीक है। in between each ministerial conference, the daily work is handled by the 3 bodies whose membership is the same, ठीक है। इस तरह की जो मीटिंग होती है, इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अब WTO का कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। बेसिकली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे यहाँ पे हेड होता है, जो हर एटलीस्ट हमें 2 ईयर पे एक मीटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एक कंट्री का दूसरे कंट्री से डिस्प्यूट होते रहता है। फिर इसको भी हम लोग इसके भी अंदर हमारे पास बहुत सारे पार्टीशन है। जनरल काउंसिल है, जनरल काउंसिल के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, ठीक है। फिर इस जनरल काउंसिल के अंदर हमारे पास गुड्स काउंसलिंग भी बना हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल भी बना हुआ है कि किसी भी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो तो उस तरह के। सर्विस काउंसिल भी बना हुआ है, जो कि इन सब चीज़ों को डील करता है कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम आएंगे। तो ये कुछ WTO का स्ट्रक्चर है। WTO को बने 27 ईयर हो गए हैं, और इसमें 100 अभी तक 164 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो किसी भी बिल को पास करना रहता है, तो यहाँ पे सभी के एवरी वन
मस्ट एग्री, मतलब कि सभी को यहाँ पे एग्री होना पड़ता है। अगर सभी लोग 164 मेंबर एग्री हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे, तभी वो बिल क्या होता है, वो वहाँ से पास होता है। तो अभी तक WTO में 27 ईयर हो गए, यहाँ पे केवल एक ही बिल पास हुआ है। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें सभी लोगों का राय एक ही जैसा होना चाहिए, यानी कि सभी लोग जब तक इस पर अपनी सहमति नहीं करते हैं तब तक WTO से ये बिल पास नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में होता है कि जो भी अगर 100% कैपेसिटी है तो उसका 100% का हम लोग क्या निकालते हैं, 2/3 निकालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 51। तो यानी कि 100 में अगर 100 में हम लोग बात करें तो 100 में केवल और केवल हमें कितने की ज़रूरत पड़ती है, 51% लोगों 51% लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि सहमति करते हैं। बाकी अगर वो सहमत नहीं है तो भी हमारा क्या होता है, वो बिल पास हो जाता है। तो ये जो है WTO में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही। तो अब पूरे वर्ल्ड में ये बात हो रहा है कि इस WTO को भी हम लोग क्या कर दें, रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाएं जिसपे कि एक नए तरीके से रूल और रेगुलेशन हो, एग्रीमेंट हो। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका WTO का स्ट्रक्चर, जिसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे ऊपर होता है। उसके बाद जनरल काउंसिल आता है। जनरल काउंसिल के दो बॉडी हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी, जो भी हर साल जो मिनिस्टर मीटिंग होता है उसमें हम लोग पॉलिसी को चेंज करते हैं कि टैरिफ फ्री रहेगा, फिर कॉमन मार्केट दिया जाएगा। फिर गुड काउंसिल्स जो हैं, फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल है, फिर हमारे पास सर्विस काउंसिल्स हैं, ठीक है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है WTO का। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है WTO का, सेट एंड इन्फोर्स इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये क्या करता है, एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे सेट करता है और इन्फोर्स करता है कि आप सभी लोग इंटरनेशनल लेवल पे आके ट्रेडिंग करें, ठीक है। ट्रेडिंग करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है उस चीज़ को हम लोग क्या करें, दूसरे कंट्री से ले लें। जो चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा है उसे दूसरे कंट्री को इम्पोर्ट कर दे। तो इसलिए हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हर कंट्री का क्लाइमेट अलग होता है, वहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन अलग होते हैं। तो इसीलिए WTO क्या करता है, सेट एंड इन्फोर्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूल्स। दूसरा पॉइंट हमारे पास, प्रोवाइड ए फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन एंड इनेबल फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंट्री बैठती हैं और फिर वो क्या करती है, निगोशिएट करते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। बेसिकली कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा लो इनकम है तो वहाँ पे हमें किस तरह से WTO के अंदर नेगोशिएट करना चाहिए, ठीक है। कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं कि आप 10% से ज़्यादा अपने कंट्री में लोगों को एग्रीकल्चर में सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। तो ये सब बैरियर आता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेगोशिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर इनेबल एक लिबरलाइजेशन तरीके का ट्रेडिंग हो। रिजॉल्व ऑल द ट्रेड डिस्प्यूट, जैसे चाइना अमेरिका में हो रहा था कि एक तरह से ट्रेड वार हो रहा था, तो उस तरीके के दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड में जो डिस्प्यूट आ रहा है उस तरह के ट्रेड को डिस्प्यूट करना। कभी चाइना अमेरिकन प्रोडक्ट पे क्या कर रहा था, टैरिफ यानी टैक्स बढ़ा दे रहा था। उससे क्या होगा, जब टैक्स बढ़ेगा उस पर्टिकुलर आइटम पे तो लोग उसको कम खरीदेंगे, टैक्स कम होगा तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल को ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो इस तरह का ट्रेड अगर डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे WTO इन सब चीज़ों को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब भी कोई भी उनको डिसीजन लेना रहता है तो वो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, ठीक है। कोऑपरेट विथ अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व ग्लोबल, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इकोनॉमिकल जो इंस्टीट्यूशन है वो जो इन्वॉल्व करते हैं तो उनको भी ये क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो कंट्री डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, तो उनको क्या करता है, ये क्या करता है, एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी कि बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जैसे टैरिफ क्या हो, कम लगेगा तो वो
आर्टिकल को उस पर्टिकुलर दूसरे कंट्री में बेचेंगे तो लोग ज़्यादा उसे खरीदेंगे। तो ये सब सारी चीज़ है जो कि WTO की ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन आता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये है कि किसी कंट्री को अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का अगर दर्जा मिल जाता है तो वो ऑल ओवर जितने भी 160 मेंबर हैं तो उनके साथ वो एक ही तरह का टैक्स रखेगा, चाहे वो इंपोर्ट कर रहा हो चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहा हो, यानी कि टैरिफ एक ही तरह का है। चाहे वो बहुत बड़ी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री हो, अमेरिका जैसी कंट्री हो, तो वहाँ पे भी अगर वो सबसे लोएस्ट टैरिफ रेट पे वो प्रोडक्ट को बेचा है तो वहाँ पे भी उसी तरीके से फॉलो होगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बस समझाया जा रहा है, कमिट टू ट्रीटिंग अदर मेंबर्स इक्वली, लोएस्ट टैरिफ, हाईएस्ट इंपोर्ट कोटा एंड फ्यूएस्ट टैरिफ बैरियर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी यहाँ पे लोएस्ट टैरिफ होगा, हाईएस्ट इंपोर्ट कोटा होगा और फ्यूएस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग बैरियर को हम लोग यूज़ करते हैं। अगर किसी, तो इस केस में इंडिया जो है, इंडिया को बोला जाता है कि आप जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लीजिए। तो इंडिया बोलता है कि अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लेंगे तो जो हम अमेरिका को हाई टैरिफ पे, थोड़े से हाई टैरिफ पे जो आर्टिकल बेचते हैं जिससे अर्निंग हमें आती है, उससे हम अपने लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, तो वो हमें नहीं मिल पाएगा। हम अफ्रीकन कंट्री या एशियन कंट्री में उसको थोड़ा सा लो प्राइस पे बेचते हैं। तो ये एक तरीका भी सही है कि जहाँ पे जैसे इनकम है उस रेट पे उसे बेचा जा रहा है, ठीक है। अब इनके पास जो जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फिर यूरोपियन कंट्री हो गए, तो उनके पास इकनॉमी ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा रेट बढ़ा के भी भेजेंगे तो कोई दिक्कत इन लोगों के परचेजिंग पावर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे हाई रेट पे इसे बेचने लगेंगे अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री में, तो उस केस में इन लोगों के परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आ सकता है। तो इस कारण से इंडिया का एक कंसर्न है जो कि जो इंडिया नहीं चाहता है कि मैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे में आऊँ, ठीक है। अब नेशनल ट्रीटमेंट में ये बोला गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इन द इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोटेक्टिंग द जो भी कंट्री के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे वैक्सीन बना था तो मॉडर्ना कह रही थी कि नहीं हम फ्री में नहीं बेचेंगे, तो वो एक तरह की किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा एक इन्वेंशन किया गया होगा पर्टिकुलर वैक्सीन, तो उसने कितने मेहनत से इसको बनाया होगा, तो उस केस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगता है, जैसे कि कॉपीराइट होता है हमारे पास। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक कौन सा बनाया गया, नेशनल ट्रीटमेंट, कि इस तरह का अगर कोई भी चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर रेसिप्रोसिटी, इसको भी हम लोग मेंटेन, ये भी हमारा प्रिंसिपल का पार्ट है। बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल हमारे पास होता है। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी वैल्यूज़ को हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये सब सारे क्या है, प्रिंसिपल्स है ट्रेडिंग सिस्टम के WTO के अंदर। WTO का ये रिपोर्ट जारी होता है, दो तरह के रिपोर्ट WTO जारी करता है। एक हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कि पूरे साल में कि किस तरह से ट्रेडिंग हुआ, बिहेवियर क्या था, ठीक है। फिर दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स कि किसको लॉस हो रहा है, जैसे आप सुनते हैं कि इंडिया को $100 बिलियन का लॉस हो रहा है चाइना के साथ, तो ये सब चीज़ें भी WTO जारी करता है, ठीक है। फिर जो अभी लास्ट रिपोर्ट WTO ने जारी किया था 2017 में, तो उसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी और जॉब्स के बारे में कि किस तरीके से उसका ट्रेंडिंग रहा, तो इन सब चीज़ों के बारे में WTO क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है कि वो बताता है कंट्री को किस तरह से इस साल ट्रेडिंग हुआ है, टेक्नोलॉजी में किस तरह से हम लोगों ने ट्रेडिंग किया है, कितने टैरिफ लगाए, किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा पूरे मार्केट को कैप्चर किया। तो WTO एक तरह से रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कि बेसिकली किस तरह से रिपोर्ट रहा, तो आने वाले समय में हम लोग इसे कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने आज पढ़ा। तो
आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा WTO का इंट्रोडक्शन क्या था, फिर इसका ओरिजिन कैसे था, फिर इसके अंदर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किस तरह से किया जाता है, कितने मेंबर हैं, और यहाँ पे प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े थे, फिर WTO रिपोर्ट कौन कौन से जारी करता है। तो ये कुछ रेफरेंसेस है, आप इसे देख सकते हैं। आई होप हम लोग मिलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।